तो ये टच की वजह से एक रिफ्लेक्स होता है, सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं उसको, क्योंकि माँ का निपिल जो होता है उसके यहाँ टच किया तो उसकी तरफ, मुंह की तरफ पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा। आप बच्चे को अगर उंगली से यहाँ टच करोगे तो यूँ करेगा वो। तो नाक से और कान के बीच में एक ट्यूब होती है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। तो वो जुकाम से क्या होता है, वो बंद हो जाती है, तो कान के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो वो लगातार पेन, वो लगातार बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, चुप भी नहीं होता है, थक जाता है लेकिन रोता रहता है, रोता रहता है। मतलब रोने का ही एक पैटर्न है बच्चों में जो बहुत रेयर है और जेनेटिक है। और जेनेटिक है, उसमें डीएनए में कमी होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हमारे साथ डॉक्टर विजय वर्मा जी हैं। हम सर से जानेंगे कि छोटे बच्चे जब तक बोल नहीं पाते हैं तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए, हमें इंडिकेशन देने के लिए और समझाने के लिए रोते हैं। तो वो छोटे बच्चे किस वजह से रो रहे हैं, कब उनको भूख लग रही है या कब किस चीज की जरूरत है जिस वजह से वो रोते हैं, और हम कैसे पहचाने कि बच्चा स्पेशली भूख लगने की वजह से रो रहा है। तो सर आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और मेरे पुराने वीडियो तो आपने बनाए खूब सारे और बहुत फैला दिया है, और मैं आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आप हर विषय को बहुत गहनता से, सूक्ष्मता से पढ़ते हैं, क्योंकि आपने ये जो सब्जेक्ट चुना है ना, क्राई जी, बच्चे रोते क्यों हैं, कहने को तो बड़ी आसान सी चीज़ है। हाँ। लेकिन इसके पीछे एक जीवन की लाइफ का बहुत बड़ा एक वो छुपा हुआ है। हम बचा भी सकते हैं बच्चों को क्राई से बचा सकते हैं। क्या कि जब हमने पीडियाट्रिक्स ब्रांच सेलेक्ट की एमबीबीएस में, एमबीबीएस के बाद में सेलेक्ट करते हैं कि भाई स्पेशलिटी में कौन सा जाना है, कोई हार्ट में जाएगा, कोई इसमें जाएगा तो पीडियाट्रिक्स ब्रांच सबसे डिफ़िकल्ट ब्रांच है, क्योंकि जो मरीज है बच्चा, वो अपनी बात नहीं बता सकता कि मेरे को पेट में दर्द है, सिर में दर्द है या गले में दर्द है, वो तो कुछ नहीं बता सकता, वो तो सिर्फ रोता है। तो उसके रोने के ढंग से हमको डायग्नोसिस करनी पड़ती है, और वो डायग्नोसिस से उसका जीवन बच सकता है। हाँ जी। तो पहली क्राई तो तब होती है बच्चे की जब वो पैदा होता है। हाँ। पैदा होते ही उसकी पहली क्राई है। अगर वो क्राई का हम लोग इंतज़ार करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होता है, उसी समय वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट खड़े हैं, वहाँ पे पीडियाट्रिशियन भी खड़ा है, नर्सिंग है, बच्चा तो मांस का लोथड़ा है, जैसे ही आया वो नीला होता है वो, लेकिन हम लोग इंतज़ार करते हैं कि रोया नहीं रोया, तो उसको यूँ ही मारते हैं। तो पहला क्राई आती है, उसको सांस लेता तो ये जो तो सांस जब अंदर गया और हवा गई तो ये लाइफ अंदर चली गई उसकी, और जैसे ही वो गई, दिल की धड़कन तो पहले चलती रहती है, तो फेफड़ों के अंदर की ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में मिलती है। तो प्रैक्टिकली जो लाइफ की पहली क्राई उसकी जीवनदायिनी है। तो क्राई कितना इम्पोर्टेंट है जी। उसके बाद फिर बहुत सारी क्राई होती हैं जिसको हम लोग समय समय पर पहचानने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा पैदा हुआ, उसने पहली क्राई करी, उसको सांस आना जाना शुरू हो गया, अब वो लाइफ आ गई उसके अंदर। अब लाइफ तो आ गई, सांस तो चला गया, भूख भी तो लगेगी नहीं लगेगी। हाँ जी। तो भूख के लिए माँ का दूध तैयार है, लेकिन माँ अगर उसको इच्छा नहीं है तो कैसे दूध पिएगा। अब वो कैसे बताएगा, तो सबसे पहले होती है हंगर क्राई, हंगर क्राई, भूख लगने की क्राई। तो भूख लगने की क्राई एकदम से बच्चा जो है पहले तो धीरे धीरे रोएगा, लेकिन जैसे जैसे भूख बढ़ती जाएगी वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा, तब माँ उसको समझ आती है। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि कैसे पता चलेगा। हाँ मतलब क्योंकि रो रहा है, अब धीरे रो रहा है या जोर से रो रहा है, अब रोना तो सेम है, तो वो भूख की वजह से रो रहा है या उसको कोई और प्रॉब्लम भी है। यस। अब क्या सीधी सी बात है, जैसे ही बच्चा का रोने लगता है और उसको भूख लग रही है और कोई उसके आसपास नहीं है, तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब जैसे ही माँ उसके पास आती है और जैसे ही उसको सेंस होती है कि माँ आ रही है, उसकी रोना कम हो जाता है, और जहाँ आपने गोद में ले लिया उसका रोना स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले जैसे ही वो कंफर्ट में आया, तो अगर हंगर क्राई होगी तो वो क्राई स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अगर भूख की वजह से रो रहा है और आपने उसे गोद में ले लिया, चुप हो जाएगा, तो चुप हो जाएगा, तब उसे एश्योर हो जाता है कि अब मेरा खाना आने वाला है। और दूसरा बात यह है, वो एकदम से जो है अगर उसके यहाँ हाथ लगाएंगे गाल पे, तो उसका डायरेक्शन ही हो जाएगा, इधर लगाएंगे तो यूँ हो जाएगा। तो ये टच की वजह से एक रिफ्लेक्स होता है, सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं उसको, क्योंकि माँ का निपिल जो होता है उसके यहाँ टच किया
तो उसकी तरफ, मुंह की तरफ पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा आप बच्चे को अगर उंगली से यहाँ टच करोगे तो यूं करेगा वो। अच्छा, मतलब उसी वो उसको- डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन, फिर उसको सक करने की कोशिश, वो सोचेगा ही नहीं पहले। तो ये हमारा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। तो हंगर क्राई इसीलिए आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, माँ के वजह से गोद में उठाया हंगर करना। लेकिन अगर वो क्राई माँ के गोद में उठाने के बाद भी रोता रहता है, तब समझिए कि कुछ ना कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स है। सर ये तो भूख की वजह से हो गया कि हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। क्या भूख के अलावा अगर बच्चा बीमार है या कोई और प्रॉब्लम बच्चे के साथ है तो क्या उसके लिए भी रोने के प्रकार अलग अलग होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि ये जो क्राई हो रही है इसकी कोई इसकी लाइफ को डेंजर तो नहीं है। तो सबसे पहले ये होता है कि आपने अगर हंगर क्राई है तो जैसे ही आपने गोद में उठाया बच्चा शांत हो गया, दूध पिलाया, तो वो आपके पास भी नहीं आएगी, डॉक्टर के पास तो आएगी नहीं। लेकिन वो लगातार अगर रो रहा है, लगातार रो रहा है, तो फिर दिमाग में माँ तो कहती है कि पेट में दर्द है, हमेशा कही, और डॉक्टर्स भी उसको बहुत सारे ऐसे डायग्नोसिस करे, सीधे पेट की दर्द की कोलिक्स, एंटीकोलिक्स मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन तब भी चिप नहीं होता वो। तो उसका कारण क्या है? तब हम देखते हैं कि अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा जो डायग्नोसिस होती है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मतलब कान का इन्फेक्शन बच्चों में। बच्चों में। वो क्यों होता है? क्योंकि जनरली जो बच्चों में इन्फेक्शन होते हैं वायरल, वो नाक में जाते हैं तो नाक में सूजन आती है और सिक्रेशन आने लगता है। तो नाक से और कान के बीच में एक ट्यूब होती है जिसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। तो वो जुकाम से क्या होता है, वो बंद हो जाती है, तो कान के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो वो लगातार पेन, वो लगातार बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है, चुप भी नहीं होता है, थक जाता है लेकिन रोता रहता है, रोता रहता है। उसमें हम फिर डायग्नोसिस करते हैं, नाक देखते हैं। और दूसरा एक, तो माँ के लिए भी कहता हूँ कि अगर बच्चा लगातार रो रहा है तो आप उसका कान दबा के देखो। अच्छा, इस जगह से कान दबाओ। हाँ, जैसे ही वो चुप हो जाए तो वो कान को यहाँ से दबाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, तो एकदम से दर्द होगा तो चिल्लाएगा वो। और कोई कोई बच्चा अपना कान भी खींचता है जहाँ पे दर्द हो रही है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें वाच करनी ज़रूरी होती है। और जिस तरह का कान खींच रहा है या सिर मार रहा है या आपने यहाँ से दबाया, फिर डॉक्टर अपने अंदर उसमें ऑटोस्कोप डाल के देख लेता है कि भाई जो पर्दा है उस पर प्रेशर आ रहा है, और ये जुकाम के अंदर हो गया, गला थ्रोट लाल हो रहा है, तो वो डायग्नोसिस हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, नाक में हम लोग नेजोवियन ड्रॉप्स वगैरह ये सब दे देते हैं। नेजल ड्रॉप्स डिकंजेस्टेंट का काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली उसी से काम हो जाता है। तो जैसी वो खुल जाती है, तो आपने देखा होगा जब प्लेन में हम उड़ते हैं तो प्लेन में जब या तो ऊपर जाते हुए कान बंद होते हैं या नीचे आते हुए बंद होते हैं, तो प्रेशर बढ़ने से होता है पेन में दर्द। तो उसका ये है ओटाइटिस में। बाकी कोली भी हो सकता है पेट में, लेकिन पेट की गैस वैस होती है जब हम यूँ गोद में उठाते हैं या कुछ उसका पेट वेट कर दिया, बर्पिंग कर दी, उसको डकार दिला दी, तो वो निकल जाती है। अच्छा, मतलब पेट के दर्द की वजह से भी बच्चे रोते हैं। उसके बाद तो डिस्कम्फर्ट, अब जैसे नैपी लगा के छोड़ दिया आपने, उसको पेशाब हो गया, और उस समय तो गरम गरम होता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर होती है तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो ठंडा होने लगता है तो डिस्कम्फर्ट होता है कि उसे गीला लगता है, तो डिस्कम्फर्ट की वजह से रोने लगता है, तो उसको नैपी की वजह से भी होता है। आपने नैपी बदली, वो ठीक हो गया। तो कभी एकदम से बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है तब भी रोता है बच्चा, या ठंड लग रही है तब भी रोता है उसको। तो जहाँ भी उसको अनकंफर्टेबल फील होगा वो सिर्फ रोएगा ही। तो रोना जो है एक बहुत अच्छा काम है, अगर नहीं रोएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। एक तरीके से देख सकते हैं कि जब बच्चा बोलता नहीं है तब वो रोना ही उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो उसका चल रहा है। हाँ। किसको बताना है, क्या बताना है, तो रो के बताता है वो। और इसमें जब बहुत ज़्यादा बीमारी अंदर है, वो बहुत सुस्त हो गया, तो उसकी क्राई बहुत स्लो हो जाती है, जैसे ऊ करके रोता है वो, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं रहती रोने की। तो वो हमें देखनी पड़ती है, उसको हाई फीवर है, काफ़ी दिनों से हो रहा है, कहीं न्यूमोनिया ना हो। अब कई बार ऐसा होता है कि न्यूमोनिया हो गया उसको और सांस बहुत तेज़ी से चल रही है। अब जब सांस तेज़ी से चल रही तो रोएगा कैसे? हाँ। तो आवाज़ जो आएगी बहुत धीमी धीमी आएगी, ग्रंटिंग आवाज़ आएगी। अब वो उसमें देखते हैं हम कि ये रेस्पिरेटरी का जो फेज़ होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सांस लिया इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, अगर एक्सपिरेशन फेज़ में ज़्यादा है, उसकी क्राई सी आ रही है, वो आती है, तो फिर देख लेते हैं यार ये तो निमोनिया हो रहा है। आवाज़ भी आ जाएगी रोंका इसकी सीटियों जैसी आवाज़ आती है, तो समझ आते हैं निमोनिया हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और
बाकी जो मदर होती है वो एकदम से समझ जाती है कि भाई इसको क्या कारण है, तो माँ एकदम से सेंस कर लेती है। लेकिन सर क्या होता है ना, जैसे आजकल हमने देखा है कि जब बच्चा रोता है तो कई बार पेरेंट्स इरिटेट होकर उस बच्चे को मारते भी है। कितना गलत है जब बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है और हम उसे डांट रहे हैं और मार रहे हैं। बहुत बहुत गलत है। अभी आपने ऑटिज्म के ऊपर हमारा बनाया था, और ऑटिज्म में मैंने ये कहा था 100% क्योर है, क्योंकि आपने जो वीडियो बनाई थी, मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल से काम कर रहा था और सब लोग ठीक हो रहे थे। तो ऑटिज्म के अंदर ADHD है, हाइपर एक्टिव जो है ये डिफिशेंट, ये जो है अटेंशन डिफिशेंट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। तो अटेंशन डिफिशेंट मतलब आई कांटेक्ट होता नहीं है उसका, और हाइपर एक्टिविटी होती है। अब हाइपर एक्टिविटी क्यों होती है उसकी? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके दोनों सिस्टम चल रहे हैं, वो सुन भी रहा है, सोच भी रहा है, लेकिन वो बोलने की सिस्टम नहीं है, तो वो गुस्सा करेगा। अब ऐसे में हम उसको अगर रैपट मारेंगे तो क्या होगा? तो बच्चे का जो एक्सप्रेस कर रहा है, आप उसको सोचने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर वो रो रहा है तो उसका कोई तो कारण होगा भाई, दुखी है कोई। आप उसको डाल कर टप्पर मार दोगे तो आप उसके अपने बच्चे का ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो कभी भी नेवर बच्चे की बात को समझने की कोशिश करो, अगर अच्छे पेरेंट बनना चाहते हो तो। चाहे वो ADHD का हो, चाहे वो क्राई कर रहा हो, कोई प्रॉब्लम है, उसको इरिटेट है, तो भैया सोल्यूशन ढूंढो, कहीं से एडवाइस ले लो, डॉक्टर्स को दिखा लो। लेकिन मारना पीटना तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई ना। ये तो कोई बात नहीं। और बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक। अरे उसका डेवलपमेंट ही होता है सोचने से होता है। देखिए मनुष्य में और जानवरों में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है कि कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन और सेंसेस। मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी कितनी स्किल है कम्युनिकेशन की, आप उसी हिसाब से। और बच्चे की स्किल तो उतनी है खाली क्राई की या बोल इसकी आवाज़ की, तो वो उसी हिसाब से कर रहा है, तो उसी लेवल पे आपको समझना चाहिए। सर बच्चों में एक सिंड्रोम होता है जिसे कहते हैं कैट क्राई सिंड्रोम, ये क्या होता है? हाँ, ये बड़ा रेयर चीज़ है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। तो उसमें जो है ना, वो एक विनिंग किस तरह से की साउंड होती है ना, जैसे एक बिल्ली जो होती है वो करके रोती है, वो उसकी साउंड ही थोड़ी सी अलग होती है। तो उसी से ही डायग्नोसिस हो जाती है, हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं उससे। वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, वो ये जेनेटिक? हाँ, जेनेटिक प्रॉब्लम है, रेयर प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत रेयर। मतलब रोने का ही एक पैटर्न है बच्चों में जो बहुत रेयर है और जेनेटिक है। और जेनेटिक है, उसमें DNA में कमी होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। उसमें DNA में कमी होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। अच्छा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन क्राई के बारे में मैं सब दर्शकों को ये जानना चाहूँगा कि भैया बिल्कुल सेंसिटिव हो, बच्चा रो रहा है तो उसको इग्नोर मत करो, उसको समझो कि क्या कारण हो सकता है। हो सकता है उसके अंदर कुछ चल रहा है, हो सकता है उसको माइल्ड फीवर है, हो सकता है उसके हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा हो सकता है उसको डकार आ रही है, भूख नहीं लग रही है, या फिर उसको जो है एसिडिटी बहुत हो रही हो सकता है उसको सिर में दर्द हो सकता है उसके अंदर ब्रेन में मेनिंजाइटिस जैसा या एनकेफेलाइटिस डेवलप कर रहा हो, हैं। तो वो सब आप लोग समझ के उसको इग्नोर मत करो, उसको समझो कि ये एक सिग्नल दे रहा है, रेड लाइट डक डक कर रहा है। तो सर आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ऐसे विषय पर बात की जिसके बारे में जनरली लोग करते ही नहीं है बातें, और इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि ठीक है बच्चा रो रहा होगा तो ठीक है थोड़ी देर में अपने आप चुप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सर ने जो बताया कि बच्चों के रोने का पैटर्न, इसको जानने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि आपका बच्चा कब, क्यों और किस वजह से रो रहा है। क्योंकि वही रोना, जब तक बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी अपनी बात आप तक पहुंचाने का एक जरिया। तो आप उसकी बात को समझेंगे और उसे पूरा करेंगे ताकि फिर उस बच्चे का वो रोना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को जानने के बाद अगर आपकी कोई भी हेल्थ इश्यू होंगे जिनके आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको उन बीमारियों का उपचार आप तक पहुंचाया जाए, उसकी जानकारी आपको दी जाए। और अगर आप स्पेशली डॉक्टर विजय वर्मा जी के साथ जिन भी हेल्थ इश्यूज पर, बीमारियों पर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बताइए कि आप सर के साथ कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा थोड़े थोड़े समय में सर के साथ वीडियो बनाई जाए ताकि आप भी इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। और आप अगर सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर।